आपको पता है कि चंद दिन पहले भी मैं गुजरांवाला आया था और गुजरांवाला आने का जो वजह थी वो ये बनी थी कि एक पेट्रोल पंप हमारी हुकूमत में आने के बाद गिराया गया था, जिसका मैंने हवाला टीवी पे दिया था। और इस शहर के एक सूरमा हैं जिनको इस शहर ने बहुत इज़्ज़त दी और उनको इस पर खुश होना चाहिए था कि इस शहर ने इज़्ज़त दी। उन्होंने मुझे टेलीविज़न पे कहा कि मैं आपको अदालत लेके जाऊंगा। मैंने महीना इंतज़ार किया, वो नहीं लेके गए। फिर मैं गुजरांवाला आया, जिस जगह पे उनका पेट्रोल पंप था, जिसको वो टीवी पे झूठ बोल रहे थे कि नहीं है, उस शहर पे खड़े होके मैंने आप सबके सामने उस जगह पे खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहाँ पे अब बागे फरत बना हुआ है और वो गुजरांवाला के शहरियों के अपने पैसे से बना है जब इनसे वो ज़मीन छुड़वाई गई। लेकिन उसके बावजूद ये अदालत नहीं लेके गए। अब दोबारा भी आया हूँ कि अगर कोई ऐसी बात उसमें है तो मैं इन्हें याद दहानी करवाऊँ कि ये अदालत ले जाएं, क्योंकि उन्होंने यहाँ एक जलसा भी करवाया जिसमें पाकिस्तान मुखालफ बयानिया जो है वो मफरूर मियाँ नवाज शरीफ ने देने की कोशिश की। देखिए, सियासी जमातें हमेशा सियासत करती हैं, एक दूसरे को अच्छा बुरा कहती हैं, लेकिन अवाम बहुत समझदार होती है, वो बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी कर लेती है। आपके सामने चंद चीज़ें रखेंगे, अगर हम वही काम करेंगे जो ये कर रहे हैं तो यकीन रखिए हमारे साथ भी वही होना है जो इन्होंने किया, क्योंकि अल्लाह ताला का ये वादा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, कि जो शख्स बुराई करता है इक़्तिदार मिलने पे भी, उसका फिर असल जो है वो आवाम के सामने इसी दुनिया में ले आते हैं। तो अगर हम या हमारे दोस्त कुछ गलत कर रहे हो तो वो भी आके रहना है। अभी क्योंकि इन्होंने 35 साल हुक्मरानी की है और सारा इक़्तिदार का टाइम इनके पास रहा है, तो जो कुछ इन्होंने किया वो मकसूद ये है कि वो आपके सामने ज़रूर रखा जाए। आपके सामने कुछ चीज़ें रख देते हैं, फैसला आपने खुद करना है। पाकिस्तान में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 23-24 साल पहले अपनी 24 साल पहले जद्दोजहद शुरू की, तो जद्दोजहद का सिर्फ एक मकसद था कि यहाँ पर एक मुराद याफ्ता तबका है जिनके लिए सारी आसानियाँ हैं। मसलन मैं कसम खुदा की खा के कहता हूँ कि मुझे अब से चंद साल पहले तक नहीं पता था कि ये जो बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं, ये दुकानें ये सरकार की होती हैं और ये लीज़ पे मिलती हैं। और मुझे पता है, ये आप में से भी बहुत सारों को नहीं पता, क्योंकि आपके लिए तो ये ऐसे फल हैं जिनको आप हाथ ही नहीं लगा सकते। ये तो मुराद याफ्ता तबके का है। आप में मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके कपड़ों से, आपके हाथों की सख्ती से। एक दो दोस्त यहाँ खड़े हैं जिनके हाथों पे तेल भी लगा हुआ है, कि आप में से कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो अपनी दुकान चलाते हैं, को अपना काम करते हैं मजदूरी का। आप तो देते होंगे 30,000, 40,000, 50,000 किराया। मेरा ख्याल आपके फरिश्तों को भी नहीं पता होगा कि 300 रुपये पे भी शहर के सेंटर में दुकान मिलती है, जिसको आप पहले अलॉट करवा लें खुरम दस्तगीर खान साहब की वजह से, और पहले उनके वालिद मोहतरम के असर और रसूख की वजह से, और फिर उस दुकान को 1.25 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख के किराए पे आगे दें। तो ये भी एक धंधा है। तो इस तरह के धंधे आपको बताना ये था। ये एक FIR है सिर्फ। यहाँ पर आपके यहाँ एक अल हमीद बिल्डिंग है, आप सबको पता है, सरकार की बिल्डिंग है, बहुत ही महंगी जगह पर है, और उसके अंदर 20 ऐसी दुकानें हैं जिनके ऊपर कब्जा कर रखा है। अब जब हम बताते हैं ना कि ये माफिया है, तो आम जो कराची में, लाहौर में या दूसरे शहरों में पढ़े, इवन गुजरांवाला में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझ नहीं आती कि हम इन्हें माफिया क्यों कहते हैं। माफिया कौन होता है? माफिया होता है कि उसके ऊपर एक हेड होता है या एक ख़ानदान होता है, एक बंदा होता है, उसने अपने ख़ानदान के करीबी लोग ऊपर बिठाए होते हैं। फिर उसने एक B कैटेगरी बनाई होती है जिसमें आपको राना मशहूद साहब जैसे इस तरह के बंदे नज़र आते हैं। फिर एक C कैटेगरी बनाई होती है जिसमें पोमी भट्ट साहब इस तरह के लोग होते हैं यहाँ पर। और फिर एक D कैटेगरी होती है जो मोहल्ले गली में किसी का छोटा सा काम करवा के, किसी का पाइप इधर को करवा दिया, किसी का इधर को करवा दिया, उनकी खड़पैंची उस लेवल पे होती है। तो इसलिए अगर आप देखें ये जो FIR है अल हमीद में, ये ज़रा नामों की लिस्ट देखें, इनके जो सारे कारस्तानी करने वाले लोग हैं, ये 100 में आपको नज़र आएंगे। ये वो लोग हैं जो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक इनका नेटवर्क फैला होता है, और ये नीचे से आवाम का खून चूसना शुरू करते हैं। ये इनमें से बहुत सारे वो लोग हैं जो आपका मीटर पहले लगवा के देते हैं टाइम पे, आपसे पैसे लेके बिजली के। जब आपने फ़र्द लेनी है तो पटवारी को आपसे पैसे लेते हैं और पटवारी को आधे दे के फ़र्द लेके आपको देते हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो जब आपका भाई जो है बेचारा बगैर कागज़ के मोटरसाइकिल बाहर ले जाता है,
पुलिस पकड़ के थाने ले जाती है, आप छुड़वाने जाते हैं, थानेदार झड़क के बाहर निकाल देता है। फिर आप किसी गुल्लू भट्ट के पास जाते हैं, वो कहता भलवान जी गल ही कोई नहीं, आओ मेरे नाल होने गल कर लेने, SHO साहब अपने बंदे ने। वो थाने जाते हैं, वहाँ पर वो जनाब ऐसे करके 1000 रुपया देते हैं आपको, आगे कहते हैं 10,000 रुपये गल मुक्की है बाहर, क्योंकि तुसी तो थाने जा नहीं सकते हो अंदर, तुसी तो बाहर खलोते हुए हो। वो जरा 9,000 है वो अपनी जेब च पाते हैं, और इस वजह तो कहते हैं फिर मियाँ के नारे वजणगे, क्योंकि इस तरीके से उनका रोजगार लगा हुआ है। तो आपके सामने ये रखना था कि ये जो हमारे बहुत ही खूबसूरत भाई हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, जिनको उनके वालिद ने बाहर पढ़ने भेजा था, तो बुरी खबर ये है कि वो पढ़ाई लिखाई का इन पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिस तरह की चोरी चक्की वो गुलूबट वगैरह करते थे, उसी तरह की ये कर रहे हैं आके। तो ये 4 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ दोबारा, क्योंकि इन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और आप सारे गवाह हैं। मैं गुजरांवाला में करके गया था, इनको अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, इन्होंने अपनी बातों का जवाब नहीं दिया। पहले तो जी खुर्रम जो दस्तगीर पेट्रोलियम था, एक बात मैं वाजे कर दूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, खुर्रम दस्तगीर साहब भी और इनके वालिद भी पॉलिटिक्स करते हैं। हम उन पे किसी किस्म का जाती हमला नहीं कर रहे, हम उन पे सिर्फ फाइनेंशियल मामलात की बात कर रहे हैं। बाकी वो उनके वालिद जो है वो बुजुर्ग हैं, हमारे लिए भी इज्जत की जगह पे। चौधरी साहब मेरे से बड़े हैं, जैसे मैं इनकी इज्जत करता हूँ, मैं दस्तगीर साहब की भी करता हूँ। इमरान खान ने हमें यही सिखाया है कि दूसरे की औरतों की, दूसरे के बुजुर्गों की आपने हमेशा इज्जत करनी है। तो हम इनकी पॉलिटिकली हर बात में रिस्पेक्ट करते हैं, सिर्फ वो बात करेंगे जहाँ पे अवाम के पैसे का अवाम को टीका लगाया, उसका जवाब देना है। बाकी हमारे लिए मोहतरम है। दस्तगीर पेट्रोलियम पे 2 कनाल अराजी ऐसी थी जो कागज़ों में ऐसे टाइम के ऊपर कराई गई जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, और वो छुड़वाई गई। पिछली दफ़ा मैंने पीछे बैनर लगा के भी दिखाया था, जब वो गिराई गई उसी जगह पे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहाँ पर FIR भी दर्ज है इनके खिलाफ, और बागे फरत वहाँ पर बन चुका है जो आप लोगों ने बनाया हुआ है, जिसमें खड़े होकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो पहली चीज़ तो इनकी ये पकड़ी गई। उसके बाद खान प्लाजा, अभी आज ही मुझे किसी ने बताया है कि अदालत से ये अपना जो डीसील करवाने का ऑर्डर लेके आए हैं। जारी बात है हमारे यहाँ, हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे लीडर से लेके नीचे तक हम तमाम हर अदालत के हर फैसले का एहतराम करते हैं, ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हमारी इवन आला तरीन अदालतें भी कहती हैं कि ये जो माफियाज हैं, ये जो कानून में सिकम मौजूद हैं, जिसकी जिम्मेदारी भी जो सियासी पहले लोग हैं जो हुकूमतें करते रहे उन पे जाती है, जिन्होंने इन कवानीन को ठीक नहीं किया। अब हमें करना चाहिए और हम कर रहे हैं उन कवानीन पे काम। वो जो झोल है कानून में, उसका सहारा लेके तो ऐसे सील और डीसील होती रहती हैं चीज़ें, लेकिन हम इसका फॉलोअप करेंगे, क्योंकि ये प्लाजा जो है जिससे करोड़ों रुपया इनको इनकम आती है, वो आधा तो इनकी शायद ज़मीन हो जिस पे बना है, आधे से ज़्यादा जो है वो सरकारी ज़मीन। और दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों को बता दूं कि वो ज़मीन जो सड़क के किनारे चलने वाले लोगों के लिए थी, जहाँ फुटपाथ बनना था, अच्छा उस पर अगर कोई मूंगफली बेचने वाला रेडी वाला कब्जा कर ले, मीन रेडी खड़ी करके बेच ले, कोई मोची जूते गांठ ले, तो फिर भी समझ आती है कि वो पेट भरने के लिए उधर शहर के सेंटर में जाके कोई अपनी खताई बेच रहा है, कोई वहाँ जूते पॉलिश कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, हमारा मजदूर भाई है कोई। तो आप ये देखें कि उसी शहर का जिसको नवाज शरीफ साहब ने बादशाह बनाया हुआ है, गुजरांवाला का बेताज, उसी ने कब्जा किया हुआ है वो सरकारी ज़मीन पे। तो खान प्लाजा में जो बादियो नज़र में ये सारा, उसके ऊपर आधी से ज़्यादा ज़मीन कब्जे में है, उसका पंजाब फोरेंसिक लैब के अंदर रिकॉर्ड चला गया है। वो हम वहाँ से जैसे ही रिपोर्ट आती है, जो इन्हें अदालत से अगर कोई रिलीफ मिला, तो हम वापस जाएंगे हाई कोर्ट में और इसकी रिट करेंगे और इसको फॉलो अप करेंगे। फिर आपको पता है, किसको नहीं पता, रंजीत सिंह की बहुत सारे डिफरेंट शहरों में हवेलियाँ थी। अब क्योंकि रंजीत सिंह के जो वारिस हैं ना, अपने आप को समझते, वो शरीफ खानदान समझता है, क्योंकि रंजीत सिंह से ज़्यादा लंबा सियासी और जो उनका इक़्तिदार है वो तो उन्हीं को मिला पंजाब में। तो रंजीत सिंह की जहाँ जहाँ बिल्डिंग है वो इसमें किसी पे इन्होंने खुद कब्जा कर लिया है, किसी पे इन्होंने इनके हवारियों ने किया है, क्योंकि वो कहते हैं जैसे रंजीत सिंह का इक़्तिदार हमें मिला है, साडा वो मामा लगता है, उसकी हर शय साडी है। सो इन्होंने हर चीज़ पे कब्जा कर लिया रंजीत सिंह की। अब जो रंजीत सिंह की हवेली है, जो कि करोड़ों रुपए की अराजी, आपको पता है वो कितनी अहम जगह पे है, कितनी महंगी जगह पे है, वो भी चंद कनाल में जो जगह है उस पे भी इन्होंने कब्जा कर रखा है, उस हवेली का हिस्सा। 50 दुकानें उसमें जो हैं वो गैर कानूनी है, जिस पे इनके हवारियों का कब्जा है। अब जब मैं कह रहा हूँ कि इनका तो कुछ चीज़ों पे तो इनका डायरेक्ट है,
और कुछ चीज़ों पे इनके जो कज़न्स हैं नासिर खान साहब और दूसरे लोग जो हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है। इनके आगे से जो ब्रांचेज हैं, ऑफ शूट्स हैं, उन्होंने वो कब्जे कर रखे हैं। किसी पे जो इनके एमपीए के कैंडिडेट खड़े होते हैं वो काउंसलर के होते हैं, क्योंकि जब आपने जलसा करना है 10-12 करोड़ लगाना है तो उन्होंने इधर से ही पूरा करना है ना। तो फिर उनको आप दुकानें 500-500 400-400 रुपए पे देते हैं, जो वो आगे लोगों को किराए पे 1.5-1.5 लाख पे देते हैं। इस तरह की जालसाजियां करने पे जो यहाँ मेयर थे शेख सरवत इकराम साहब, उन पे एफआईआर है। आपको पता है वो ऑलरेडी इस टाइम कि मेरा ख्याल बेल शेल हुई हुई है, ज़मानत पे है ऑलरेडी, वो ये मुकदमात भुगत रहे हैं इस तरह की प्रॉपर्टी लोगों को देने पे। फिर आखिरी चीज़ गुलिस्तान सिनेमा, ये भी जो खुरम दस्तगीर साहब हैं, ये भी उन्हीं का एक प्रॉपर्टी है जिसमें तकरीबन वहाँ फ़ी मरला 1 करोड़ रुपए का है। 30 मरले जगह जो तकरीबन 1.5 से 2.25 कनाल बनती है, वो जगह भी खाली करवाई गई। 30 मरले का मतलब है 30 करोड़ रुपया। आपको मैं सादा सी बात बता देता हूँ कि अगर 30 करोड़ की जगह ये किराए पे देंगे किसी को, तो आपके सामने कितना पैसा आ जाएगा। और ये सारी वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सियासत में आई इसलिए हैं क्योंकि सियासत में आके वो शरीफ ख़ानदान हो या उनके ऑफशूट्स हों, इन्होंने पब्लिक की प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा किया हुआ है, वहाँ से माल पानी बनाते हैं और उसको फिर कोई कहीं पे 500 बंदों को खाना खिला देता है, लेकिन 5000 बंदे का खून पहले वो निकाल चुका होता है। और हम कहते हैं देखो कितना सखी आदमी है, उसकी असलियत देखें कि वो टैक्स कितना देता है, उसने अवाम की प्रॉपर्टी पे कितना कब्जा किया, उसने बेवाओं की प्रॉपर्टी पे कितना कब्जा किया है। तो कहने का मतलब आपको ये है कि जो इमरान खान साहब ने 24 साल पहले आपसे वादा किया था, हमें वक्त लग रहा है क्योंकि सिस्टम सारा ब्रोकन है। एक एक तंद लगा रहे हैं, उधड़ा हुआ है सब कुछ, एक एक तरोपा ला रहे हैं, एक एक तरोपा लाने दे नाले कपड़ा जोड़ना पै रहा है सानू, जो कुछ इन्होंने फाड़ देता है। हम एक एक बंदा इनका एक एक हवारी अगले दिनों में आपके सामने लेके आएंगे। हम ये कहते हैं ना कि हम सरकारी अफसरों की लिस्टें बना रहे हैं, हम इनको देख लेंगे। तो मैं गुजरांवाला से आपको पैगाम भेज रहा हूं कि आप तो देख लेंगे, हम आपको देख रहे हैं और आपने तो हमें देखना है, हम आपको अभी देखेंगे। और ये इमरान खान और उसकी पार्टी के सिपाही हैं। अगर ये इतने कमज़ोर होते, इतने बुज़दिल होते, तो आपका ये 5 दहाइयों का जो सिस्टम खड़ा हुआ था उसमें सुराख करके आज हम यहाँ ना खड़े होते। तो आपको एक बात हम क्लियर कर दें कि ये जो आपकी सेकंड थर्ड टियर है, अब इनकी बारी है। ऊपर वालों की भैंसों ने जो अरबों रुपए का दूध दिया था, वो मज्जां दे गईयां ने फड़ियां, वो गवाले भी फड़े गए ने, वो कमंडल भी, वो डोलकियां भी, सब कुछ फड़िया गया है। हुण उन्हां दी एक कमर च दर्द हो रही, वो पै गए ने लम्मे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ आनी है ਉਹਨਾਂ ਦੀ और वारी शुरू हो गई है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सियासी इंतकाम एक पार्टी का है, वो पीपल्स पार्टी के लोग होंगे, उन पे भी आएगा। अगर कोई नून का या किसी और पार्टी का भूला भटका हमारी पार्टी का बैज लगा के हमारे साथ बैठा होगा, उसने ये काम किया होगा, उस पे भी यही होगा। इमरान खान का तो शेवा ही एक है, देयर इज नो इंडिस्पेंसिबल मैन जो करप्शन करे और हम उसे ऑफलोड ना कर सके। वो हमारी पार्टी का कोई भी जानदार हो, जैसे ही वो करप्शन करेगा, मैंने तो अपनी आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूं, मैंने तो करीब से देखा है। आप कहते हैं ना मौत को करीब से देख लें तो बंदा इंसान बन जाता है। मैंने तो खान को लोगों को ऑफलोड करते देखा है कि करप्शन का छींटा पड़ा, उनको यकीन हुआ कि यहाँ पर कोई छोटी मोटी भी झोल थी, तो उन्होंने कहा जी आप ज़रा साइड पे हो जाइए। तो खान जो है वो किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप लोगों की करप्शन कोई छोड़े या कोई हम में से करे। तो अब इनका पीछा होगा, ये पहली बात। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है जो मैंने आपसे आज डिस्कस करना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन की गई, मुझे पता है शायद मेरी पार्टी में से और कोई ना बोले, मुझे यकीन है चौधरी साहब मेरे साथ इसमें ज़रूर खड़े होंगे और कोई हो ना हो। मेरी पार्टी में शायद बहुत कम लोग, और बसरा साहब भी होंगे, दूसरे दोस्त भी होंगे, अंसारी बरादरान भी, अपना आसिम साहब भी साथ होंगे, माफ़ कीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन की गई, चंद सहाफ़ी, आपने सुना होगा, एक ISF है इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, एक मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन है स्टूडेंटों की, पीपल स्टूडेंट फेडरेशन है, लेबर विंग होते हैं लोगों के, फिर आपने सुना होगा वुकला विंग होते हैं।
आज एक नई चीज आपके सामने आती है कि सहाफती विंग भी होते हैं जमातों के। मुस्लिम लीग नून के सहाफती विंग ने, जिसने ये जो मेरे सामने भाई बैठे हैं, जिनमें से मैं कसम खा के कहता हूं कि कईयों को तनख्वाह 15 को मिलती है, कईयों को 10 को मिलती है, कईयों को 20 को मिलती है, कईयों को मिलती नहीं है। 25, 30, 40, 50 हज़ार से ज़्यादा इधर मेरे बैठे सहाफ़ी दोस्तों की तनख्वाह नहीं है। असल सहाफ़त है ये, अपनी जान पे खेल के कर रहे हैं। ये जो दोस्त जिनकी तनख्वाह कोई प्रॉपर्टी टाइकून दे रहा है, मैं सारों को नहीं कह रहा, फिर 99% सहाफ़ी ईमानदार है, 99% जो है ना एंकर वो भी ठीक है। ये जो 1-2% है जो किसी प्रॉपर्टी टाइकून से तनख्वाह लेते हैं या किसी सियासी जमात से तनख्वाह लेते हैं, और आज उन्होंने उनमें से चंद को तो धोखा दिया गया, लेकिन चंद जो मुस्लिम लीग नून के बाकायदा मैं ये कहूँगा मेंबर हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके एक पिटीशन की कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो मफरूर हैं, उनकी जो तकरीरें हैं उनको नशर किया जाए। तो मेरा जज साहब ने उनसे पूछा, मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने, कि आप चाहते हैं कि अदालत एक मफरूर को ये रिलीफ दे, तो फिर बाकी मफरूरों को क्यों ना दें। तो मैं जज साहब को सलाम करता हूँ, उनकी सताइश करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि आपका इस कौम पे बहुत शुक्रिया। अगर मरियम बीबी को एक खातून होने की वजह से छोड़ना है, तो मेरे मुल्क की जो दूसरी खवातीन है जो जेल के अंदर हैं, उनका क्या कसूर है? उनका कसूर ये है कि वो किसी बशीर मोची की बेटी है, हाँ, किसी वो सरवर जट की बेटी है, किसी वो मुर्तज़ा आराई की बेटी है, मीन वो कोई काम आदमी की बेटी है, इसलिए उसको जेल में रखा हुआ है। औरत का अगर आपने देना है तो बराबर तोलें। ये मैं अपनी हुकूमत से भी डिमांड करता हूँ, और ये मैं अदालतों से भी डिमांड करता हूँ, इस पूरे मुल्क के सिस्टम से डिमांड करता हूँ कि अगर एक औरत को रिलीफ देनी है तो फिर बाकी औरतों को भी दें। एक औरत को, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा, जो हम सबकी ऐसी बहन है, हम सब मुसलमानों की, कि हमारी जान भी उनकी हुर्मत पे कुर्बान है, उन्होंने कहा कि अगर वो भी कोई जुर्म करेंगी तो वैसे ही सजा दूंगा जैसे किसी और की बेटी को देता हूँ। तो ये नवाज शरीफ की बेटी जो है, ये सबसे इस कौम में सबसे ऊपर क्यों हो गई? तो एक तो पूरा तौलिए बराए मेहरबानी, सारी औरतों को एक जैसा रिलीफ दीजिए। इसी तरीके से इन सहाफ़ी भाइयों को जो नून लीग का विंग है, उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर रिट पिटीशन लेके जानी है, आल्दो अदालत ने आपकी वहाँ पर बात नहीं सुनी और नहीं मानी, क्योंकि अदालती मामला है, मेरे उस तरफ पर जलते हैं, मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन आपको मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टली कि फिर पिटीशन बनाएं अगर आप में अखलाकी जुर्रत है कि जी तमाम मफरूरों को ये काम करने दें। आप यकीन करें, हमारे गांव में ऐसे मफरूर भी होंगे कई जेड़े फिर कहणगे असीं अपनी अपनी मस्जिद खुतबा भी देना है। समझ दो ना, सानू इत्थों माइक ला के दिओ, असीं अंदरों खुतबा देंगे। समझ दो ना, जेड़े सानू सारियां गल्लां जेड़े कहणगे अंदरों खुतबे ते असीं बच्चियां दीयां कन्नां च अज़ानां भी देणियां ने, क्योंकि असीं बड़े नेक आदमी हैं। सो आप मेहरबानी करें, आप ये एक जराइम पेशा लोगों के लिए किस तरह की सहाफत है। तो मैं आपसे 10 गुजारिश करता हूं कि आपके जो भी इंटरेस्ट हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, उसको एक तरफ रखिए। आप पे एक जिम्मेदारी सहाफ़ी होने के नाते भी आप हमारे भाई हैं। आप, ऐसी कोई बात नहीं कि हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी है, लेकिन ये जहन में रखिए कि आप पे एक सहाफ़ी के तौर पे अपने दूसरी सहाफ़ती बरादरी की भी आप पे जिम्मेदारी है। यहाँ राणा अजीम जैसे लोग भी हैं PFUJ के, जिन्होंने सारी उम्र बेचारों ने जद्दोजहद की है। यहाँ आपने अफजल भट्ट जैसे लोग भी हैं जिन्होंने जद्दोजहद की है, उनका भी ख्याल कीजिए। उन्होंने इतनी तनख्वाहें नहीं ली हुई, उनकी इज्जत का भी ख्याल कीजिए और ऐसी पिटीशंस ना कीजिए मेहरबानी करके। और अगर आप करेंगे तो फिर हमें मजबूरन आपको आइंदा मुस्लिम लीग नून का सहाफ़ती विंग कहना पड़ेगा। मेरी पार्टी में कोई और ये बात करे ना करे, मैं डंके की चोट पे करूंगा, मुझे इसका जो नुकसान भी हो। आप लोग इसका मुझे जो भी नुकसान कल को दें क्लब करके, लेकिन सच को सच और कलमा हक कहना चाहिए। जब तक हम ये दोहरे म्यार रखेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बराए मेहरबानी सियासी पार्टियों को ज्वाइन ना कीजिए, हक की बात कीजिए। आखिरी बात, सिर्फ 2 बातें कंप्लीट कर दूं कि अब ये इमरान खान का पाकिस्तान है। कुछ चीज़ें आहिस्ता हो रही हैं अपनी तवक्को से, लेकिन ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि वो आहिस्ता हो या तेज़ हो, हमारा सफ़र दुरुस्त सिम्मत में है। खान ने जो आपसे वादे किए वो उन पे ना कंप्रोमाइज़ करेगा, ना वो करना कभी चाहता है। हाँ, खान के साथी हमारे जैसे शायद कई दफ़ा डामाडोल हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने खान को एक ऐसा ईमान दे रखा है अल्लाह के शुक्र से कि ना किसी मुसीबत में घबराता है, ना प्रेशर लेता है।
आप सबसे आप 10 बदस जैसे चौधरी साहब ने शुरू में गुजारिश की, वो मेरी भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी ये मास्क पहने सारे दोस्त, जो भी मास्क मिले, कपड़े का मिले, कोई भी, और फासले इख्तियार करें। हमें एहतियात करनी, क्योंकि कोरोना जो है वो बहुत ही एक ऐसी चीज़ है मोहलिक जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो एहतियात करें, एक दूसरे से डिफरेंस पे रहें और मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें जहाँ भी आप कर सकते हैं। हम टोटल 5 सवाल लेंगे, ये ना बाद में कहिएगा कि आपने